नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की अहम खबर का। छतरपुर हतना गांव में गोली चलने का मामला, जहां एक युवक और एक छात्रा को गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है। गांव के ही एक युवक पर गोली मारने का आरोप है। दरअसल गोली चलने से पूरा गांव दहल गया और गांव में इतनी दहशत है कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ला जाया गया, जहां पर दरअसल पूरे मामले को लेकर घटना की जानकारी जो मिल रही है, कारण ओरछा रोड थाना पुलिस मौके पर जानने की कोशिश कर रही है। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दरअसल आपको बता दें, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें गोली चलाकर 2 लोगों को घायल करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स और एक युवती को गोली लगी है और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और गांव के ही एक शख्स पर गोली मारने का आरोप है। ये छतरपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली चलने से हतना गांव में दहशत है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है और इस पूरी घटना की जानकारी जो मिली है, उसके पीछे कारण क्या रहा अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहरहाल ओरछा रोड थाना पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है और क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त की जो स्थिति है, गांव के ही युवक पर गोली मारे जाने का आरोप है। एक शख्स और एक युवती को इस युवक ने गोली से मारकर घायल कर दिया। दोनों की हालत अभी गंभीर है। जिला अस्पताल में दोनों को एडमिट किया गया। कारण अभी तक पता नहीं चल पाए। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या रहे। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये छतरपुर के हतना गांव का मामला है, जहां पर एक छात्रा और एक युवक को गोली लगी। इस पूरे मामले पर कार्रवाई पुलिस क्या कर रही है, नरेंद्र सिंह परमार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, आखिर क्यों गोली मारी? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, छतरपुर शहर के जो पास में गांव है, ओरछा रोड थाना इलाका का हतना गांव बताया जा रहा है, जहां पर परीक्षा का पेपर देकर जो छात्रा है, जिसका नाम रचना यादव बताया गया है, उसका जो चचेरा भाई है रईस, वह दोनों लोग जब जा रहे थे तो जैसे ही वह हतना गांव में पहुंचते हैं तो ऐसा बताया गया है कि गांव के ही 3 बदमाशों द्वारा अचानक से उन पर हमला करके गोली मारकर हमला किया गया है, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं और घायल होने के बाद उनको गंभीर हालत में। कारण पता चले क्या? देखिए, अभी तक प्रथम दृष्टया इस तरह की अभी किसी कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। आसपास के गांव वालों ने, ग्रामीणों ने कुछ नहीं बताया? देखिए, जिन्होंने गोली चलाई है उनको चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि वो गांव के ही 3 बदमाश बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा इस पूरी गोलीकांड को अंजाम दिया गया है और घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारियों से बात कीजिएगा ना, जो बताएंगे उसके बारे में डिटेल फिर आप तक हम संपर्क करके ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर मुरैना से, जहां व्यापारी की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने ये आया कि हत्या के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और हाईवे जाम कर दिया। नेशनल हाईवे 44 यानी नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और देर रात व्यापारी कैलाश गोयल की हत्या हुई थी। बमौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। लेकिन इस पूरे मामले में जो आक्रोश है परिजनों का, जो गुस्सा है, क्योंकि घटना ही कुछ इस तरह की है। 2 बदमाश आते हैं, दुकान में घुसते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। अब बंदूक निकालकर फायर करना, उसके बाद बंदूक हाथ में लेकर ही वापस चले जाना। ना तो आसपास के किसी ने पकड़ने की कोशिश की, ना पुलिस वहां पर थी। गोली चलने की आवाज हुई, उसका साउंड भी अलग तरह से होता। आसपास के लोग पकड़ सकते थे भागते हुए बदमाशों को, लेकिन उस बीच उनके हाथ में हालांकि हथियार थे। आम लोग नहीं तो पुलिस की अगर पेट्रोलिंग वहां पर होती तो संभव है कि वहां उन्हें पकड़ा जा सकता। लेकिन अब भी पुलिस अगर इस पूरे मामले में सतर्कता से कार्रवाई करती है तो बहुत जल्द ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें इसमें दिखाई दे रही हैं। और परिजन चूंकि गमजदा हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं। इस वक्त उनके परिवार के एक शख्स की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े और प्रॉपर्टी का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में नाराज परिजन नेशनल हाईवे 44 पर बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं और इस पूरे मामले में जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती, यहां से वो हटने वाले नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी आगे, ये डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे बहुत जल्द।
और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल एक छात्रा को लेकर यह झगड़ा हुआ। दो छात्रों के बीच हुए झगड़े के चलते आरोप यह लगाया जा रहा है कि बाहर से बदमाशों ने आकर हॉस्टल में तोड़फोड़ की और एमसीयू प्रबंधन ने एक जांच कमेटी गठित कर पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद इसमें जांच किए जाने की बात कही है। और घटना का एक सीसीटीवी वीडियो और कुछ मोबाइल से बनाए हुए वीडियोज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी कैंपस का यह पूरा मामला रातीबड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एमसीयू प्रबंधन ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और क्या जांच में सामने आता है देखने का विषय होगा। सीसीटीवी फुटेज हालांकि जरूर सामने आया है जिसमें कुछ लोग वहां पर झुंड बनाकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉस्टल के अंदर घुसकर इन्होंने मारपीट किया, इन पर आरोप लगाया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला, छात्रा को लेकर दो लोगों के बीच विवाद हुआ था। अब ये विवाद क्या था, क्या उसके कारण थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। एमसीयू प्रबंधन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस वीडियोज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस, हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की क्या भूमिका रहेगी इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। एमसीयू प्रबंधन ही इस पूरे मामले को आपस में निपटाकर खत्म कर देना चाहता है। क्या इसके पीछे कारण रहेगा, इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे आगे। और इंदौर से बड़ी खबर, स्नेहनगर में बावड़ी हादसे का मामला। दरअसल सांसद शंकर लालवानी का घेराव करने के लिए कांग्रेस युवा के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कफन भेंट करने के लिए पहुंचे थे और पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। अनुमति के बिना यहां पर यह प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने दफ्तर और निवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। दरअसल शंकर लालवानी का घेराव करने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए, पदाधिकारी पहुंच गए कफन भेंट करने के लिए। पुलिस ने ऐसे कफनधारियों को पकड़ लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये अनुमति के बिना ही यहां प्रदर्शन करने आ गए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी तक इस संवेदनशील मामले पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस कार्रवाई के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पास एक बढ़िया अच्छा मौका यहां लग गया है। बकौल कांग्रेस अब बिना किसी अनुमति के वहां पर प्रदर्शन करने, कफन भेंट करने चले गए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी, युवा कांग्रेस के ये कार्यकर्ता पदाधिकारी थे और यहां अनुमति के बिना प्रदर्शन करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। और दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने बारसूर नारायणपुर रोड पर यात्री बस को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने यात्रियों को बस से उतारकर बस को आग के हवाले कर दिया और इसके साथ ही नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ काटकर गिराकर काफी देर तक मार्ग को बाधित रखा और हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित हैं। दरअसल सभी यात्री पुलिस कैंप पहुंचा दिए गए थे और मालेवाही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला दिन दहाड़े नक्सलियों की द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल नक्सलियों की वारदात से बस के ड्राइवर्स और यात्रियों में दहशत है। स्वाभाविक सी बात है, किसी यात्री को बस से उतारकर उसकी बस को अगर जला दिया जाएगा तो कोई भी दहल जाएगा, कोई भी दहशत में आ जाएगा। और इस बार संभव है कि सभी यात्रियों को उतारकर जिस तरह से इस बस को जलाया गया, उन्होंने देखा उस पूरे घटनाक्रम को, तो दहशत यहां स्वाभाविक है। और रीवा से बड़ी खबर आपको बता दें, टमस नदी में नाव पलट जाने की वजह से हादसा हो गया। नाव में सवार 4 शख्स मझधार में डूब गए। 3 शख्स को हालांकि तैरकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। दरअसल एक शख्स यहां पर वो तैर नहीं पाया और डूब गया। इस पूरे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि पिकनिक मनाने के लिए ये सभी यहां गए थे और जवा थाना क्षेत्र के कुठिला गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए 4 लोग मझधार में नाव से डूब गए। इनमें से 3 ने किसी तरह हाथ पांव मारकर अपने आप को बचा लिया, लेकिन एक शख्स नहीं बच पाया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। डूबने की वजह से ये मौत हो गई। तो जो लोग कैंपिंग और बोटिंग का शौक रखते हैं, कृपया स्विमिंग सीख लें और किसी भी वक्त इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए, अन्यथा इस तरह की एडवेंचर से आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये बेहद दुखद मामला जिसमें एक शख्स की जान चली गई, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। और मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 2020 में आपको बता दें कि झगराखंड थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था। शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप किए जाने का उस पर आरोप है। अब दोषी को आजीवन कारावास की सजा मिली है।
आजीवन कारावास के कोर्ट के सजा के फैसले को अब क्या आगे चुनौती दी जाएगी या फिर सजा भुगतनी होगी? शादी का झांसा देकर ये रेप किए जाने का मामला, दोषी को पर पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी है 2020 में इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने का यह मामला, पॉक्सो कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। दरअसल शादी का झांसा देकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। झगराखंड थाने का यह पूरा मामला। और यह खबर गरियाबंद से, जहां तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला। बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि राजिम महासमुंद मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। मौके पर फिंगेश्वर पुलिस पहुंच चुकी है और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखा सकते। ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं जिसमें तेज रफ्तार बस का शिकार बना एक शख्स, बस की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। काफी तेज रफ्तार में बस थी। गरियाबंद से ये खबर आ रही है जहां पर बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। और शाहजहांपुर में 8वीं कक्षा में सामूहिक नकल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मोहन बड़ोदिया विकासखंड के बिजाना माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 मार्च को परीक्षा दी थी और बच्चे बड़े आराम से सामूहिक नकल करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल परीक्षा केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को यहां से हटा दिया गया है। बीआरसी ने वहां से फोटो खींच के भेजा, पंचनामा बना के लाए और वस्तु स्थिति से मेरे को अवगत कराया। 1 बजे करीब मेरे पास पूरे साक्ष्य आ चुके थे। उस साक्ष्य के अनुसार 25 तारीख को कुछ अतिथि शिक्षक उस कक्ष में गए थे और उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है, बच्चों से बातें करी है और उसमें शिक्षक भी थे। अब ये देखना है कि वो परीक्षा अवधि का है या परीक्षा के आगे पीछे का है, तो इसकी निश्चित जांच की जा रही है। पर प्रथम दृष्टि ये 25 तारीख का वीडियो है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो तत्काल प्रभाव से केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष उन दोनों को वहाँ से हटा के दूसरे बना दिए गए हैं और एक जांच समिति बना को 3 दिवस में अपना प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करने का कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर हैं और तीनों सेनाओं के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और दोपहर करीब 3:05 तक ये बैठक चलेगी और इसके बाद वे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और देश के 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भोपाल के कई स्कूल्स के स्टूडेंट्स आज वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करेंगे। प्रधानमंत्री को देखने और उनसे मिलने, वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस करने के लिए स्टूडेंट्स में गजब का उत्साह है और स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके लिए गर्व की बात है और उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से विकसित हो रहा है। वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब हमारे मध्य प्रदेश में भी चलेगी, ये गर्व की बात है। तो 5 तस्वीरें इस आज के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल में आज जो कंबाइंड कमांड सेंटर, आपको जो कंबाइंड जो कॉन्फ्रेंस कमांडर्स की हो रही है, इस बैठक के माध्यम से सेना के स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस और आत्मनिर्भर सेना का जो लक्ष्य है, इस विषय के साथ साथ कुछ और अन्य विषयों पर भी यहां चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बारे में करेंगे। और इस विषय को लेकर अभी की जो परिस्थितियां हैं, मीटिंग जारी है और जो सेना की और भारत की इस वक्त चुनौतियां हैं उससे किस तरह से जूझना है और साथ साथ विश्व स्तर पर भारत को कैसे मजबूत बनाकर रखना है सेना के लिहाज से, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा इस बैठक में और इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में।
बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, रंजना दुबे हमारे साथ हैं। मैं इस पर जरूर जानकारी लेना शुरू करूंगा। हमारे साथ सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। आपकी लोकेशन क्या है इस वक्त, आप कहां पर हैं और क्या है डिटेल हमारे दर्शकों के लिए? देखिए आशीष, मैं इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के बाहर ही मौजूद हूं और कन्वेंशन सेंटर में लगातार जो है बैठक का दौर जारी है। जिस तरीके से बैठक का आज तीसरा दिन है और समापन का दिन, यानी अंतिम दिन आज है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और लगभग अभी से बात करूं तो लगभग 40 से 45 मिनट तक और ये बैठक चलेगी। लगभग तकरीबन 3 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी और बैठक के बाद वो सीधे रानी कमलापति की तरफ कूच करेंगे। अगर बैठक की बात करूं तो जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि जो तमाम मुद्दे हैं उन सबको लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी, क्योंकि 2 दिन लगातार खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, इसके अलावा CDS अनिल चौहान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं दूसरे जो सेना से जुड़े हुए, उन सबको यहाँ पर आए हुए हैं और 3 दिन से लगातार मंथन हो रहा है। सबसे अधिक बात है कि सेना को सशक्त कैसे बनाया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो भारतीय जो सेना है, यानी जो फोर्स है, वो टॉप मोस्ट फोर्सों में से एक है, लेकिन उसको और अधिक प्रभावी बनाना है, क्योंकि जिस तरीके से समय बदल रहा है और ऐसे में न केवल साहस और शौर्य की आवश्यकता बल्कि अब इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया, क्योंकि इंटरनल जब आप सिक्योरिटी के लिए जाते हैं तो आपके पास इंटेलिजेंस आपका स्वाभाविक है शैलेंद्र। अब हथियारों से लड़ाई न लड़ करके नीतियों से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और उसमें अपनी सेना को कैसे सशक्त करना, और हथियारों के लिहाज से तो हम सशक्त रहे ही, ये प्रयास भी इस बैठक के माध्यम से किया जा रहा है। बहरहाल चूंकि डिटेल में बहुत ज्यादा बात करना संभव नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल बैठक है। हालांकि एक मोटा मोटी विषय जरूर यहां पर सेना के द्वारा और मीडिया को बताने के लिए ये जानकारी दी गई थी। बहरहाल इस विषय को लेकर हमारे साथ रंजना दुबे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रंजना, आपकी लोकेशन क्या है इस वक्त, आप कहां पर हैं और प्रधानमंत्री के आगे के शेड्यूल में क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, बिल्कुल। जब PM नरेंद्र मोदी बैठक से निकलेंगे उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए रवाना होंगे और जो उनका रूट है वो तय किया गया है, जिसमें शौर्य स्मारक से होते हुए ये 6 नंबर स्टॉप है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, नूतन कॉलेज से होते हुए BJP दफ्तर और फिर उसके बाद जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वहां पर PM नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा और इसके बाद वंदे भारत जो कि देश की सबसे जो हाई स्पीड ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और मध्य प्रदेश को हरी झंडी दिखाने के साथ ही उसकी सौगात मिलने वाली है। लेकिन जो रास्ता, जो रूट तय किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आशीष की। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसके जो पोस्टर्स हैं आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही जो पूरा रास्ता है वहां पर हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। हर जगह पर PM नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। पुलिस कर्मी आपको हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो चौराहा है जहां से PM नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरेगा वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये इस तरह का जो बैरिकेटिंग है रास्ते के दोनों तरफ, उनको यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है और इसके बाद जो लगातार अनाउंसमेंट है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 30 से 40 मिनट का ही वक्त है जब PM नरेंद्र मोदी यहाँ से बिल्कुल। रंजना, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज जरूर हुआ है। पहले की भव्य यात्रा हो सकता था कि किया जाता, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। जिस तरह से इंदौर में जो दुर्घटना घटित हुई उसके बाद ये BJP मध्य प्रदेश ने फैसला लिया। बहरहाल अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, आपकी लोकेशन क्या है और क्या है प्रधानमंत्री के शेड्यूल के बारे में जानकारी अपने पास? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। मेरे ठीक पीछे आप स्टेशन देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले की तैयारियां की जा रही हैं। यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जो है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से रवाना होंगे उससे आधा घंटा पहले यहां पर रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड यहां पर लगाए गए हैं
उन बैरिकेड को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आम लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चौकस है, क्योंकि पीएम मोदी सड़क मार्ग के जरिए कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंचेंगे। 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रास्ता होगा और फिर यहां से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर बने हेलीपैड के जरिए वापस स्टेट हैंगर और वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन यहां पर देखिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल है वो पूरी तरीके से तैनात है। जो बैरिकेड हैं वो इस तरीके से लगाए गए हैं कि जब पीएम मोदी का काफिला यहां से होकर गुजरेगा तो इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि कोई चिड़िया भी यहां से पर नहीं मार सकेगी। इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 5000 से ज्यादा पुलिस के जवान इस समय सुरक्षा व्यवस्था संभाले पीएम मोदी की। स्टेट हैंगर से लेकर जब लाल परेड ग्राउंड तक पीएम मोदी पहुंचे थे तब भी सुरक्षा का घेरा था, 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ थे। इसके अलावा यहां जो रानी कमलापति स्टेशन के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। बड़े बड़े कटआउट यहां पर लगाए गए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र रंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे आपसे और इस पूरे विषय को लेकर लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भोपाल का बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरे को लेकर जो डिटेल्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक अब ये काफिला पहुंचेगा और थोड़ी देर में लिए चलेंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं।